देख रहे हो, 11 रुपए का बाहर से ना खरीदकर अंदरूनी तौर पर इंटरनली 12 रुपए का खरीद रहा है। क्यों? समझदार है, ये जानता है कि इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, घर का मुनाफा बढ़ेगा। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, पूरा घर बनाने के बारे में सोच रहा है। तो ये तरीका है जिससे गोल कॉन्ग्रुएंस को एक्सेप्ट करने पे और इग्नोर करने पर इंपैक्ट पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है जो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इस सीरीज के अंदर हम जितनी भी थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं जो आपके स्टडी मैट में है, उसको 100% कवर कर रहे हैं, अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो आज है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 तक ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो एक बार आप जाके देख लीजिए उनको। और इसके अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, हर बात को प्रैक्टिकल कैसे इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकली इस बात को समझते हुए। किसी भी व्यक्ति ने कोई मॉडल लिखा तो उसने वो मॉडल क्यों लिखा, उसके पीछे क्या कारण थे और किन वजह से उस मॉडल को इतनी पॉपुलरिटी मिली। तो आज कर रहे हैं शुरुआत चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 है आपका डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ICAI का स्टडी मैट निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 9 निकाल लीजिए, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। देखिए, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई ट्रांसफर प्राइस क्या रखना चाहिए। और उसके अलावा इसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं जिनके बेस पर केस स्टडी के क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है। तो हम अच्छे से करेंगे डिस्कस डिटेल के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के नाम से, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, तो आखिर होता क्या है ये ट्रांसफर प्राइस? देखिए, आपने ये सुना ही होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आप जानते होंगे। सेलिंग प्राइस मतलब एक फिनिश गुड्स को अगर मार्केट में बेचना है तो किस रेट पर वो मार्केट में बिकेगा उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये क्या है? एक्सटर्नल सेल। एक्सटर्नल सेल। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी इस पेन को बनाकर बेचने का काम करती है, तो मार्केट में जिस प्राइस पर यह पेन बिकता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक कंपनी के अंदर होते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट। मल्टीपल डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट एक कंपनी के अंदर कई बार होते हैं। ये डिपार्टमेंट बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं। इनको एक जिम्मेदारी दी जाती है। मान लीजिए डिपार्टमेंट 1 एक फिनिश गुड्स बनाता है जिसका नाम है P1। क्या नाम है? P1 यानी प्रोडक्ट 1। डिपार्टमेंट 2 एक फिनिश गुड्स बनाता है, इसका नाम है मान लीजिए P2। और डिपार्टमेंट 3 एक फिनिश गुड्स बनाता है, इसका नाम है मान लीजिए प्रोडक्ट 3 यानी P3। तो कुल मिलाकर 3 डिपार्टमेंट हैं और तीनों डिपार्टमेंट को अपना अपना प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचने की जिम्मेदारी दी है। तो बेसिकली ये क्या है? प्रॉफिट सेंटर। ध्यान देना चला मेरी इस बात पर। ये क्या है? प्रॉफिट सेंटर। ऐसा क्यों बोला मैंने? हमने पढ़ा था अपने पिछले चैप्टरों के अंदर कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में तोड़कर हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को एक जिम्मेदारी दे देते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उस पूरे डिपार्टमेंट को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये कई प्रकार की होती है, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। यहां पर मैंने क्या बोला, एक एंटिटी के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, तीनों ही डिपार्टमेंट अपना अपना प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ध्यान देना, P1 को बनाने के लिए सारा खर्चा कौन करता है? डिपार्टमेंट 1। यानी डिपार्टमेंट 1 इस बात को तय करता है कि P1 को बनाने के लिए मार्केट से रॉ मटेरियल कहां से खरीदेंगे, किस सप्लायर से खरीदेंगे। डिपार्टमेंट 1 ही मैनेज करता है कि लेबर कहां से लेंगे, किस रेट पर हायर करेंगे, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। डिपार्टमेंट 1 ही तय करता है कि प्रोडक्ट 1 कहां बेचेंगे, यानी कि कहां बिक सकता है। वही जहां पर रिक्वायरमेंट हो वहीं तो बिकेगा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं एसी, एयर कंडीशनर। जो एसी होता है, एसी को अगर आप पहाड़ी इलाकों में बेचने की कोशिश करो तो बिक तो वहां पर भी जाएगा क्योंकि वहां पर होटल्स हैं, बट वहां पर कम बिकेगा एज कंपेयर टू दिल्ली।
है ना। तो जो गर्म एरिया है, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पर एसी ज्यादा बिक सकता है, लेकिन जहां पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती वहां पर एसी कम बिकेंगे। तो डिपार्टमेंट 1 ही अपने इस प्रोडक्ट 1 के लिए हर प्रकार से जिम्मेदार है। इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, डिपार्टमेंट 1 की जिम्मेदारी। इसे किस सेलिंग प्राइस पर बेचेंगे, डिपार्टमेंट 1 की जिम्मेदारी। कितना प्रॉफिट डिपार्टमेंट 1 कमा के देगा, यह डिपार्टमेंट 1 का कंट्रीब्यूशन है कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर। यानी कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट इक्वल टू डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट प्लस डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट प्लस डिपार्टमेंट 3 का प्रॉफिट। तो हमने हर डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी दी कि भैया आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूरा बनाकर बेचो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, और आप प्रॉफिट कमाकर दिखाओ, आप प्रॉफिट कमाकर दिखाओ। तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या हो गया, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया, तो कंपनी का प्रॉफिट मतलब है प्रॉफिट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। यानी सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर जो प्रॉफिट कमाएंगे उनको जब जोड़ देंगे तो बन जाए कंपनी का प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि साल के आखिरी में डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सके। अब सवाल यह है कि डिपार्टमेंट्स मतलब क्या वो बिल्डिंग ना, डिपार्टमेंट से मतलब है डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो ये मैनेजर की जिम्मेदारी है। तो हम साल के आखिरी में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे और कंपेयर करेंगे विद टारगेट गिवन टू हिम। जो भी टारगेट हमने उसको दिया है प्रॉफिट का, सेल का, उससे कंपेयर करेंगे। अच्छा, हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं जहां पर हमने सीखा कैसे प्राइस तय किया जाता है, सेलिंग प्राइस कैसे तय किया जाता है, दूसरा कैसे कॉस्ट को मैनेज किया जाता है, सीखा हमने, तीसरा कैसे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके कैसे उसे कंपेयर किया जाता है। तो ये सारी बातें पढ़ लेने के बाद अब हमें बात समझ में आ गई कि भाई अब हम इन सब चीजों की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को देंगे। तो भाई कल को अगर डिपार्टमेंट 3 का प्रॉफिट कम आता है तो डिपार्टमेंट 3 के मैनेजर को पकड़ा जाएगा, उसे पूछा जाएगा कि भाई आपको प्रॉफिट दिया था 10 लाख रुपए का, आपको टारगेट दिया था इस साल में 10 लाख का प्रॉफिट कमा के आपको देना है, लेकिन आपका प्रॉफिट सिर्फ 9 लाख ही है, ऐसा क्यों। तो उसकी बैठ के कहानी सुनेंगे हम। वो बताएगा कि सर मेरा प्रॉफिट कम रहा, रीजन नंबर 1, सर कॉस्ट बढ़ गई इसलिए मेरा प्रॉफिट कम हो गया। अच्छा, कॉस्ट बढ़ गई तो ये जो कॉस्ट जो बढ़ी है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो डिपार्टमेंट मैनेजर बताएंगे कि इसके लिए जिम्मेदार है महंगाई, इसके लिए जिम्मेदार है महंगाई। सर महंगाई बढ़ गई है, अब महंगाई बढ़ गई, सबने रेट बढ़ा दिया, सप्लायर ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, हमारी कॉस्ट बढ़ गई सर। इसको चाहकर भी हम कम नहीं कर पाए, हमने बड़ी कोशिश करी, हमने बड़े ऑल्टरनेट निकाले। तो इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट हमने कमाया था उसको महंगाई खा गई, समझ गए, जो प्रॉफिट हमने कमाया था उसको महंगाई खा गई। यानी कि प्रॉफिट जो कम हुआ है ना सर, उसमें मेरी गलती नहीं है, ऐसा कौन बोल रहा है, डिपार्टमेंट 3 का मैनेजर कंपनी के टॉप मैनेजर्स को, टॉप मैनेजमेंट को ऐसा बता रहा है। तो साल के आखिरी में डिपार्टमेंट 3 के मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए हमने उसको साल के शुरू में एक जिम्मेदारी दे दी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरता है तब तो वो अच्छा है, कंपनी उसे होल्ड करेगी, कंपनी उसे बेनिफिट देगी, उसको प्रमोशन देगी, सैलरी बढ़ाएगी, इंसेंटिव देगी, रिवॉर्ड देगी। लेकिन अगर वो निकम्मा है तो, अगर वो ढंग से काम नहीं करता तो, अगर उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो, तब कंपनी उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी या फिर उसको समझाएंगे बैठाकर कि देखो भाई इस बार ये गलती माफ कर देते हैं, लेकिन अगली बार ये गलती हो गई तो फिर आप हमसे ये मत कहना कि सर आपने मुझे फायर क्यों कर दिया, आपने जॉब से मुझे क्यों निकाल दिया, ऐसा मुझे मत कहना। वार्निंग दे सकते हैं एक बार को। तो ये है डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। समझ में आती है बात। अच्छा, एक गाना सुना होगा आपने कि ऐसा कुछ था कि सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो ये गाना इसमें फिट होता है। अगर डिपार्टमेंट 3 का जो मैनेजर है वो बोलता है कि महंगाई के बढ़ने के चक्कर में प्रॉफिट मेरा कम हो गया है, तो इस बात जस्टिफाइड है, क्योंकि ये जो महंगाई का बढ़ना है डिपार्टमेंट 3 के मैनेजर के कंट्रोल में तो है नहीं, ये अनकंट्रोलेबल इवेंट है। गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स लगा दिया, या फिर मान लो कुछ जो सप्लायर है उनकी कॉस्ट बढ़ गई इसलिए उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। तो कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हमारे इस डिपार्टमेंट 3 के मैनेजर का कंट्रोल नहीं है। तो बात समझ में आती है। अब देखो, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है ना, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 500 प्रोडक्ट। अब 500 प्रोडक्ट को कोई एक मैनेजर मैनेज नहीं कर सकता है,
इसीलिए कंपनी उस प्रोडक्ट को अलग अलग मैनेजर्स को सौंप देती है, उसकी जिम्मेदारी उनको दे देती है कि भाई प्रोडक्ट 1, इसकी जिम्मेदारी एक बंदे को दे दी और उसका नाम रख दिया डिपार्टमेंट 1। अब इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि प्रोडक्ट 1 में प्रॉफिट हो। उसी तरह प्रोडक्ट 2, इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे व्यक्ति को दे दी, डिपार्टमेंट 2। तो डिपार्टमेंट 2 उसको बोल दिया, तो डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर की जिम्मेदारी है कि प्रोडक्ट 2 में प्रॉफिट हो। तो जब कंपनी बहुत बड़े लेवल पर काम करती है, जब कंपनी का ऑपरेशंस छोटे स्केल से बढ़कर बड़े स्केल पर चला जाता है, जब वो दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान में बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं, तो ऐसे में ये डिपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट बड़ा काम आता है और इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट वाइज रेस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देना। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? इतना एक्सप्लेनेशन आ दिया मैंने, तो इसके पीछे का लॉजिक बताइए सर। तो सुनिए लॉजिक। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 अपने अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने अपने प्रोडक्ट में लग रही कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब मैंने एक सवाल में कुछ एडिशन किया है। मान लीजिए डिपार्टमेंट 1 का प्रोडक्ट 1, डिपार्टमेंट 1 का प्रोडक्ट 1 मार्केट में 10 रुपए का बिकता है। डिपार्टमेंट 1 का प्रोडक्ट 1 मार्केट में 10 रुपए का बिकता है। अच्छा, डिपार्टमेंट 2 का प्रोडक्ट 2, डिपार्टमेंट 2 का प्रोडक्ट 2 बनाने के लिए, डिपार्टमेंट 2 का प्रोडक्ट 2 बनाने के लिए रॉ मटेरियल 2 डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर मार्केट से खरीदता है। ध्यान देना जरा बात पर। सपोज करो 9.5 रुपए पर, 9.5 रुपए पर यूनिट। डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर प्रोडक्ट 2 बनाने के लिए रॉ मटेरियल 2 मार्केट से खरीदता है 9.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि P2 की एक यूनिट बनाने में मटेरियल कॉस्ट आती है 9.5 रुपए। ठीक बात है। अच्छा, कुछ समय बाद डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर को यह बात पता पड़ी कि रॉ मटेरियल 2 की जगह डिपार्टमेंट 1 के प्रोडक्ट 1 को भी एज रॉ मटेरियल यूज किया जा सकता है, एज रॉ मटेरियल यूज किया जा सकता है। अब डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर के पास 2 ऑप्शन है मटेरियल खरीदने के। या तो मार्केट से खरीदे R2 9.5 रुपए की कॉस्ट पर, या तो मार्केट से खरीदे R2 9.5 रुपए की कॉस्ट पर, या फिर P1 इंटरनली दूसरे डिपार्टमेंट से खरीद ले, या फिर P1 इंटरनली दूसरे डिपार्टमेंट से खरीद ले। अब सवाल यह सामने आया कि किस प्राइस पर डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर प्रोडक्ट 1 डिपार्टमेंट 2 को देगा। डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर प्रोडक्ट 1 किस प्राइस पर डिपार्टमेंट 2 को देगा? इसी प्राइस को बोलते हैं इंटरनल प्राइस, इसी प्राइस को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। समझ गए? यानी कि मार्केट में ना बेचकर अगर इंटरनली कंपनी में ही बेच रहे हो तो उसे सेलिंग प्राइस ना बोलकर ट्रांसफर प्राइस बोला जाता है, डिफरेंशिएट करने के लिए कि ट्रांसफर प्राइस मतलब फॉर इंटरनल ट्रांसफर और सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग आउटसाइड द मार्केट, आउटसाइड द कंपनी, इन मार्केट। समझ गए? अब होता क्या है, यहां पर यह बात तो समझ में आ गई दोनों डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर भी जान गया कि भाई P1 का इस्तेमाल डिपार्टमेंट 2 कर सकता है, और डिपार्टमेंट 2 भी जान गया कि P1 का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। अब दोनों डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या है? अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को बढ़ाना, अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को बढ़ाना, अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को बढ़ाना। अच्छा, डिपार्टमेंट 1 क्या चाहेगा? डिपार्टमेंट 1 चाहेगा कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाए, तो ये क्या बोलेगा? डिपार्टमेंट 1 बोलेगा कि देखो मार्केट में 10 रुपए का बेचता हूं, आपको भी 10 रुपए का दे दूंगा।
मार्केट में 10 रुपए का बेचता हूं, आपको भी 10 रुपए का दे दूंगा। अच्छा, क्या डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर 11 रुपए बोल सकता है? नहीं बोल सकता। सोचो जरा प्रैक्टिकली, डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर क्या बोल देगा? अच्छा, मार्केट में 10 रुपए का बेचोगे और हमें 11 का है? डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आपस में क्या होते हैं? भाई भाई। तो क्या बोलेगा? अच्छा, बाहर वाले को 10 रुपए का और अपने भाई को 11 रुपए का। समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिकली कभी भी डिपार्टमेंट 1 ऐसा बोलेगा ही नहीं कि 10 रुपए से ऊपर कोई प्राइस बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? देखो भाई, मार्केट में 10 रुपए का बेचता हूं, आपको भी 10 रुपए का दे दूंगा, आप बताओ। अच्छा, डिपार्टमेंट 2 क्या बोलेगा? डिपार्टमेंट 2 बोलेगा, अच्छा जी, मार्केट से मैं 9.5 रुपए का खरीदता हूं। हाँ, मार्केट से मैं 9.5 रुपए का खरीदता हूं। अब उसको ना खरीदकर अगर आपसे 10 रुपए खरीदूंगा तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया ना भाई। 9.5 का मैं खरीदता हूं मार्केट से, यूज करता हूं एज रॉ मटेरियल, अपना फिनिश गुड्स बनाता हूं, मार्केट में बेचता हूं, प्रॉफिट होता है। साल के आखिरी में इंसेंटिव लेता हूं, टॉप मैनेजमेंट के पास जाता हूं, बताता हूं मैंने इतना पैसा कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया कंपनी के लिए, वो मुझे इंसेंटिव देते हैं। तो यार 9.5 रुपए का मैं मार्केट से खरीदता हूं, तो बताओ जरा, तुमसे महंगा क्यों खरीदूं? क्यों अपना प्रॉफिट कम करूं फालतू में? जाओ, मैं तुमसे नहीं खरीदता, मैं तो मार्केट से खरीद लूंगा। क्यों भाई, तुमसे महंगा मैं क्यों खरीदूं? तो डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर क्या बोलेगा? भैया मैक्सिमम 9.5 रुपए दूंगा, मैक्सिमम, इसके ऊपर 1 पैसा नहीं दूंगा। 9 रुपए 51 पैसे भी नहीं दूंगा, 9 रुपए 50 पैसे मैक्सिमम है ये मेरा। समझ गए बात को? वो कहता है कि मैं 9.5 मैक्सिमम दूंगा, और ये क्या बोलता है? मार्केट प्राइस पर ले लो। बताओ, क्या ये डील क्रैक होगी? क्या ये डील क्रैक होगी? नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या दोनों मैनेजर सही कह रहे हैं? यह बात तो सही है कि दोनों मैनेजर सही कह रहे हैं। डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर ठीक बोल रहा है, बोलता है कि भाई मार्केट में 10 का बेचता हूं, आपको 10 का दे दूंगा, मैं अपना प्रॉफिट क्यों कम करूं? क्योंकि देखो, डिपार्टमेंट 1 की जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट 1 के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। साल के आखिरी में उसको भी चाहिए भैया प्रमोशन, है ना? उसकी भी फैमिली है, वो भी पैसे कमाना चाहता है। तो डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर ठीक कहता है। अच्छा, क्या डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर गलत बोल रहा है? नहीं, वो भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। 9.5 का जब मार्केट से खरीद कर वो बना के मार्केट में बेच सकता है, तो महंगा क्यों खरीदे? अगर महंगा खरीदेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। साल के आखिरी में क्या बोलोगे आप? हाँ भाई, डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर साहब, प्रॉफिट कम कैसे हो गया? उसको प्रमोशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो अपना प्रॉफिट क्यों करे? तो कुल मिलाकर बात यह है कि डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर भी ठीक कह रहा है, डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर भी ठीक कह रहा है। तो क्या इनको इंटरनल डील करनी चाहिए? क्या इनको आपस में इंटरनली सेल परचेज करनी चाहिए? इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। वैसे इसको बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि क्या मतभेद होता है, क्या मतभेद होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बट क्या कोई कंपनी के लिए सोच रहा है? क्या कोई कंपनी के लिए सोच रहा है? नहीं। इसका मतलब है डिपार्टमेंट 1 का जो ऑब्जेक्टिव है, डिपार्टमेंट 2 का जो ऑब्जेक्टिव है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव कंपनी के प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के ऑब्जेक्टिव से अलाइन नहीं है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब सेल्फिश हुए पड़े हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट कंपनी में आते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के कुछ मॉडल्स हैं, कुछ तरीके हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उन मॉडल्स के बेस पर एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, जहां पर इस प्रकार की सिचुएशन ही दी गई होगी कि 2 डिपार्टमेंट आपस में एक ट्रांसफर प्राइस सेट करना चाहते हैं, जरा आप उनकी मदद करो। 2 डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया है, जरा आप उनकी मदद करो, उनको बताओ कैसे वो इस प्रॉब्लम को टैकल करें। तो ये अभी हम पढ़ेंगे। तो आपको मोटी मोटी बात क्लियर हो गई कि ट्रांसफर प्राइस किसे कहते हैं, इंटरनल ट्रांसफर का क्या मतलब है, दोनों डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और चौथी बात ध्यान देना जरा, यहां पर जब इंटरनल ट्रांसफर होता है तो एक होता है सेलर और एक होता है बायर। यहां पे बात कर रहा हूं मैं इंटरनल ट्रांजैक्शन की। सेलर को सप्लाई डिपार्टमेंट कह देते हैं कई बार, और बायर को परचेजर डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट कह देते हैं।
क्योंकि बायर खरीद रहा है, सेलर बेच रहा है। अच्छा, इसको कई बार ट्रांसफरर डिपार्टमेंट भी कह देते हैं। और इसको ट्रांसफरी डिपार्टमेंट भी कह देते हैं। तो चाहे बायर का हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट का हो, परचेजिंग डिपार्टमेंट का हो, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट का हो, यह बात कर रहा है डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर की, जिसे खरीदना है। सप्लाई डिपार्टमेंट का हो, सेलर डिपार्टमेंट का हो, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का हो, बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट 1 के मैनेजर की, जिसको सेल करना है। तो ये सेल और परचेज इंटरनली होता है, इसीलिए जिस प्राइस पर ये सेल और परचेज होता है उसे सेलिंग प्राइस ना बोलकर उसे ट्रांसफर प्राइस बुला जाता है। तो यह है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं जी आगे। ट्रांसफर प्राइसिंग की मैंने बात कर दी। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है, यूटिलिटी क्या है, इसकी बात ही मैंने कर दी है। यूटिलिटी, आखिर क्यों ट्रांसफर प्राइस तय करना जरूरी है, ताकि दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट ना हो, है ना। अच्छा, इसके फायदे क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग के फायदे क्या है। हर डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है, तो साल के आखिरी में उसका होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड कॉम्पनसेशन, वही वाली बात है, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो उसको रिवॉर्ड दो, अवार्ड दो, रिकॉग्निशन दो। रिसोर्स एलोकेशन, कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई डिपार्टमेंट के पास कुछ कैपेसिटी स्पेयर पड़ी होती है। जैसे प्रोडक्ट 1 1 लाख यूनिट्स बना सकता है, लेकिन मार्केट में डिमांड सिर्फ 60,000 यूनिट्स की है, तो डिपार्टमेंट 1 60,000 यूनिट्स ही बनाता है। बिल्कुल ठीक करता है भाई, जितनी डिमांड है उतना ही बना रहा है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जितनी डिमांड है उतनी बना रहा है। तो 40,000 क्यों बनाए, डिमांड ही नहीं है। तो लेकिन अगर ऐसी स्पेयर कैपेसिटी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। और चौथा पॉइंट है टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रिमिटेंस। कई बार जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो 2 कंट्रीज के बीच में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट इंडिया में है और दूसरा डिपार्टमेंट किसी और कंट्री के अंदर है, मान लीजिए दुबई में है। तो यहां पर टैक्स रेट अलग है और यहां पर टैक्स रेट अलग है। तो ऐसे में एक फेयर ट्रांसफर प्राइस तय करना बहुत जरूरी है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिक्कत ना हो, वो ये ना बोले कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, और साथ में प्रॉफिट को और टैक्सेशन को मिनिमाइज, प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज किया सके और टैक्स को मिनिमाइज किया जा सके। ध्यान देना, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस दोनों में फर्क है। यहां पर हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यानी एज पर रूल्स रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट हम टैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक डिपार्टमेंट इंडिया में, दूसरा इंडिया के बाहर है, तो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस मतलब चोरी करना। 100 रुपए का माल 1 रुपए में बेच रहे हैं इंटरनली, क्योंकि पैसा तो कंपनी के पास ही रहेगा ना। 100 रुपए का माल 1 रुपए में बेच रहे हैं इंटरनली, तो पैसा तो कंपनी के पास ही रहेगा, तो इसे बोलते हैं चोरी। तो चोरी की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन ऑफ फेयर वैल्यू। अच्छा, फेयर वैल्यू की बात कब होगी? अच्छा, फेयर वैल्यू की बात कौन करेगा? फेयर वैल्यू की बात करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब इंटरनल ट्रांसफर होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है कि क्या ये ट्रांसफर प्राइस फेयर प्राइस है, ये वही प्राइस है जिस पर ये मार्केट में भी बेच सकते हैं। देखो, मार्केट में बेचना जरूरी नहीं है, मार्केट में बेचना जरूरी नहीं है, बट क्या इस प्राइस पर ये लोग मार्केट में बेच सकते हैं, तो उसको बोलेंगे फेयर वैल्यू या फेयर ट्रांसफर प्राइस। आगे चलते हैं जी, पेज नंबर 9.5 निकाल लीजिए। पेज नंबर 9.5। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। ट्रांसफर प्राइस को तय करने के बहुत सारे मेथड हमें बुक के अंदर बताए गए, बहुत सारे मेथड। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या होगा, क्या इन मेथड का इस्तेमाल होता होगा? हाँ तो जी, होता तो है, लेकिन नॉर्मली दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में बैठकर एक प्राइस नेगोशिएट करते हैं, और कभी कभी जब वो प्राइस को नेगोशिएट नहीं कर पाते तो ऐसे में एक तीसरा व्यक्ति आता है जो उनको इस प्राइस को नेगोशिएट करने में मदद करता है। उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफिसर कह लीजिए,
कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट कह लीजिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कह लीजिए। जब घर के दो व्यक्ति किसी बात पर लड़ाई करते हैं, एक बोलता है ट्रांसफर प्राइस ये होगा, दूसरा बोलता है नहीं ये होगा, तो उन दोनों को समझाने के लिए एक तीसरा व्यक्ति मार्केट से बाहर आता है और दोनों के बीच में सुलह करवाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। समझ में आती है बात? इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, तीसरा व्यक्ति कब आता है बाहर से? जब घर के दादाजी या घर के बड़े उन दोनों को समझा नहीं पाते। अच्छा, घर के बड़े कौन है? टॉप मैनेजमेंट। अगर एक डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्राइस को लेकर लड़ रहे हैं, है ना, आपस में तय नहीं कर पा रहे कि क्या प्राइस होना चाहिए, तो ऐसे में कई बार टॉप मैनेजमेंट इंटरवेन करता है और टॉप मैनेजमेंट अपने आप से एक ट्रांसफर प्राइस बता देता है, अपने आप से कि भैया ये होगा ट्रांसफर प्राइस, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। फोर्स है भैया उसका मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का दोनों मैनेजर्स के ऊपर दबाव रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से घर में दादाजी का दबाव रहता है, पिताजी का दबाव रहता है, उसी प्रकार से टॉप मैनेजमेंट का दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स पर दबाव रहता है। तो यहां पर क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट कई बार खुद से अपने मन से एक प्राइस लेके आता है और बोलता है सुन भाई सेलर डिपार्टमेंट ये रेट तेरे को मिलेगा भैया, हाँ भाई परचेजर डिपार्टमेंट इस रेट पर आप खरीदोगे, बात खत्म, अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी, चैप्टर क्लोज, काम पे लगो। इसे बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट का इंटरवेंशन। अच्छा, यह तरीका कैसा था? यह तरीका दबाव भरा था। इस तरीके में हो सकता है कोई डिपार्टमेंट का मैनेजर नाखुश हो जाए, और मैंने आपको बताया कि इंप्लॉइज, याद है पीपल प्लैनेट, है तो इंप्लॉइज, हाँ पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, इंप्लॉइज अगर खुश होंगे, पीपल अगर खुश होंगे, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। टीबीएल अप्रोच, ट्रिपल बॉटम लाइन। हाँ, तो वही बात हम यहां पे सोचते हैं कि यार हम तो बढ़ के आ चुके हैं, तो हम लोगों को नाराज कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे में टॉप मैनेजमेंट कई बार उन दोनों को अपना प्राइस थोपता नहीं है, बाहर से एक तीसरे व्यक्ति को बुलाता है और उसको बोलता है कि भैया आप इन दोनों में सुलह करवा दो, आप इन दोनों को एक ऐसा ट्रांसफर प्राइस बता दो जहां पर दोनों खुश हो जाए, क्योंकि दोनों ही मेरे बच्चे हैं, जहां पर दोनों डिपार्टमेंट खुश हो जाए, दोनों ही मेरे बच्चे हैं। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बाहर से आता है, अपनी फीस चार्ज करता है और दोनों की बातों को सुनकर अपनी कैलकुलेशन के बेस पर, रूल्स रेगुलेशंस के बेस पर एक रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस बता देता है कि इस रेंज के अंदर कोई भी प्राइस रखो, आप दोनों मिलकर सोच लो, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसे में होता क्या है कि दोनों को हमने खुश भी रख दिया और अपना काम भी हो गया, कोई नाराज भी नहीं हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो गया और ट्रांसफर प्राइस भी तय हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी मेथड है इसके अंदर। एक है मार्केट बेस्ड मेथड, एक है नेगोशिएशन बेस्ड मेथड। अच्छा, कॉस्ट बेस्ड है 4 मेथड, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड, फुल कॉस्ट बेस्ड एंड कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड। अच्छा जी, 1 बाय 1 सब मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, तो इस केस में क्या होता है, इस मेथड के अंदर ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस। जिस प्राइस पर डिपार्टमेंट आउटसाइड मार्केट में बेच रहा होता है, उसी प्राइस को ट्रांसफर प्राइस मान लेते हैं, उसी प्राइस को ट्रांसफर प्राइस मान लेते हैं। कई बार इसमें से माइनस करते हैं उस खर्चे को जो इंटरनली बेचने पर नहीं होगा। जैसे जब हम बाहर बेचते हैं तो हमें हो सकता है कि इस पेन को अच्छे से पैक करना पड़ता हो, अच्छा सा एक कवर इसका लेना पड़ता हो, है ना, उसके अंदर इस पेन को संभाल कर रख कर फिर हम बाहर बेचते हो। लेकिन जब इंटरनली कंपनी के अंदर बेचेंगे तो हो सकता है वो कवर की रिक्वायरमेंट ना हो, तो ऐसे में कोई एक्सपेंडिचर जो इनकर नहीं होगा, एक्सपेंडिचर नॉट लाइकली टू इनकर इन इंटरनल ट्रांसफर, उसको मार्केट प्राइस से माइनस कर दिया जाता है। बस ये खत्म हो गया मेथड। इस मेथड में बताओ क्या कोई नाखुश हो सकता है इस मेथड में? अच्छा, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? तो इस मेथड में अच्छाई ये है कि जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, जो सप्लाई डिपार्टमेंट है वो तो हो जाएगा खुश। क्यों? उसका तो मार्केट प्राइस पर ही माल बिक रहा है,
और जो खर्चे कम हो रहे हैं वो खर्चे वो इनकर ही नहीं कर रहा है, तो सप्लाई डिपार्टमेंट तो इस मेथड में खुश हो जाएगा। मगर जो बाइंग डिपार्टमेंट है, जो बायर है, जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है, वो इसमें क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। वो इसमें खुश नहीं रहने वाला। वो क्या बोलेगा? मैं फिर आपसे ही क्यों खरीदूं, मार्केट से ना खरीद लूं? मैं आपसे ही क्यों खरीदूं, मार्केट से ना खरीद लूं? तो इस वाले मेथड के अंदर सप्लाई डिपार्टमेंट तो खुश हो जाता है और बाइंग डिपार्टमेंट नॉर्मली इसमें रहता है अनहैप्पी। तो क्या इस मेथड को कोई कंपनी फॉलो करती होगी? हाँ जी, करती हैं। बहुत सी कंपनियां इस मेथड को फॉलो करती हैं। क्यों करती हैं फॉलो? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने कहा हुआ है, और भाई टॉप मैनेजमेंट तो टॉप मैनेजमेंट है, एक बार अगर वो कह देगा तो उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, एक और मेथड है शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। ये मेथड मार्केट प्राइस से थोड़ा सा बेहतर है। ये मेथड मार्केट प्राइस से थोड़ा सा बेहतर है। इसमें क्या होता है कि एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे डिपार्टमेंट 1 ने प्रोडक्ट 1 बनाया 10 रुपए की कॉस्ट पर, 10 रुपए की कॉस्ट पर बनाया। एग्जाम्पल नया, पहले वाला मत समझना। 10 रुपए की कॉस्ट पे बनाया और डिपार्टमेंट 2 ने इस P1 का इस्तेमाल करके P2 बनाया, और P2 में खर्चा आ गया मान लो उसका 20 रुपए, और इस 20 रुपए में 10 रुपए जुड़े नहीं है, यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ P1 कॉस्ट, यानी कि 20 रुपए डिपार्टमेंट 2 का ही खर्चा है। अच्छा, इसके बाद डिपार्टमेंट 2 ने जब मार्केट में सेल किया, तो मान लो सेल किया 40 रुपए का, तो डिपार्टमेंट 2 क्या बोलेगा साल के आखिरी में? भाई 20 रुपए मैंने खर्च करे, 10 रुपए डिपार्टमेंट 1 ने खर्च करे, यानी खर्च कितना हुआ? 30 रुपए, और मैंने कितने का बेच दिया? 40 रुपए का। तो डिपार्टमेंट 2 क्या बोलेगा? मैंने 10 रुपए का मुनाफा कमा के दिया कंपनी को। अच्छा, डिपार्टमेंट 1 क्या बोलेगा? वो बोलेगा जी क्या फायदा, 10 रुपए का मैंने बनाया था और 10 रुपए का ही डिपार्टमेंट 2 को बेच दिया, तो मैंने तो प्रॉफिट नहीं कमाया। तो बताओ जरा, उस 10 रुपए के प्रॉफिट में जो डिपार्टमेंट 2 ने कमाया, क्या डिपार्टमेंट 1 का भी हिस्सा है? क्या डिपार्टमेंट 1 ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है? हाँ, दिया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस मेथड को फॉलो करते हैं, और मेथड क्या है? शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को 10 रुपए का, किसको? प्रॉफिट टू कंपनी। कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का, उस 10 रुपए के प्रॉफिट को कॉस्ट के रेशो में डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 दोनों को बांट दो। अगर 10 रुपए का प्रॉफिट है, रेशो है 1:2, तो 3 रुपए 33 पैसे ये प्रॉफिट करवाया डिपार्टमेंट 1 ने, और 6 रुपए 66 पैसे ये प्रॉफिट करवाया डिपार्टमेंट 2 ने। ये मेथड ये बोलता है जी, यानी कि 10 रुपए प्लस 3 रुपए 33 पैसे डिपार्टमेंट 1 का ट्रांसफर प्राइस क्या हो गया? 13 रुपए 33 पैसे। तो भाई डिपार्टमेंट 1 क्या इस पर खुश हो जाएगा? हाँ जी, पहले से तो बेहतर है। पहले क्या बोल रहे थे? कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा। अब क्या बोल रहे हैं? हाँ, 3 रुपए 33 पैसे का प्रॉफिट डिपार्टमेंट 1 की वजह से हुआ है। ठीक बात है। तो ये जो मेथड है थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, इस मेथड में एक कमी है, सोचो जरा क्या कमी है। इस मेथड में कमी यह है कि यहां पर कॉस्ट के रेशो में बांटा जाता है। अगर ये बात डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर को समझ में आ गई तो वो जानबूझकर अपनी कॉस्ट बढ़ा लेगा, है ना? फालतू फंड में अपनी कॉस्ट बढ़ा लेगा ताकि प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए उसको, पॉसिबिलिटी है। वो फिर आखिरी में चेक करेगा कि नेट इंपैक्ट कितना बड़ा प्रॉफिट के ऊपर। तो इस मेथड के अंदर मैनिपुलेशन पॉसिबल है। तो ये था आपका पहला मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, और उसके अंदर एक सप्लीमेंट्री मेथड था आपका ये शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अंदर होने वाले प्रॉफिट को कॉस्ट के बेस पर दोनों डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 9.9।
पेज नंबर 9.9, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। यहां पर बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे हम, 4 प्रकार के मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। अगर कंपनी इस मेथड को फॉलो करती है तो इस केस में ट्रांसफर प्राइस बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट। क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि बायर डिपार्टमेंट के लिए जो यूनिट्स बनानी है उनको बनाने में कितना खर्चा आया, वो खर्चे के बराबर ही क्या होगा? ट्रांसफर प्राइस। बताओ जरा, क्या इस मेथड में कमी है? हाँ जी, इस मेथड में भी कमी है। और कमी क्या है? सप्लाई डिपार्टमेंट इनको बनाने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। सप्लाई डिपार्टमेंट इनको बनाने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। वो बोलेगा जितने पैसे मैंने खर्च करे उतने पैसे ही तो मेरे को ट्रांसफर प्राइस के रूप में मिल गए, मेरा प्रॉफिट कहां है? तो ये इस मेथड के अंदर कमी है। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया कि बात यहीं पर खत्म होती है, ट्रांसफर प्राइस मतलब मार्जिनल कॉस्ट और तकलिया, तो बस मार्जिनल कॉस्ट बन गया ट्रांसफर प्राइस। तो यह है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, अब की बार टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया कि ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने में जो खर्चा आना चाहिए उसी खर्चे आने चाहिए के बराबर होगा ट्रांसफर प्राइस। यानी कि अगर एक यूनिट बनाते हैं और उसको बनाने में 20 रुपए का खर्चा आना चाहिए तो ट्रांसफर प्राइस हो गया 20 रुपए। इस मेथड में क्या कमी है? इसमें भी कमी है। प्रॉफिट का इंसेंटिव है ही नहीं सप्लाई डिपार्टमेंट को, और साथ ही में यहां पर मैनिपुलेशन पॉसिबल है। अगर सप्लाई डिपार्टमेंट इस बात को समझ गया कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट को अगर मैं बढ़ा दूं, फालतू के खर्चे यहां पर दिखा दूं कि ये खर्चे करने होंगे, तो ट्रांसफर प्राइस बढ़ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट कम लगे ना लगे उससे मतलब नहीं है, यहां पर ट्रांसफर प्राइस मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ऐसे में सप्लाई डिपार्टमेंट ट्रांसफर प्राइस को बढ़ाने के लिए अनरीजनेबली स्टैंडर्ड कॉस्ट को बढ़ा सकता है। तो ये इस मेथड के अंदर भी दिक्कत है। अगला मेथड है आपका फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। तो यहां पर ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू हो गया फुल कॉस्ट। पहले क्या बोला था? मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या बोल दिया? फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। बताओ क्या इस मेथड में कमी है? हाँ जी सर, इसमें भी कमी है। और कमी वही है, प्रॉफिट का इंसेंटिव है ही नहीं। जबकि आपने अपने डिपार्टमेंट को बना दिया है प्रॉफिट सेंटर। डिपार्टमेंट 1 की जिम्मेदारी है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, और प्रॉफिट कमाने का मौका उसको आप दे ही नहीं रहे। टॉप मैनेजमेंट ने पहले ही तय कर दिया कि भैया फुल कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस, बात खत्म। तो ये इस मेथड के डिसएडवांटेज है। चौथा, अब चौथे पॉइंट पर यह बात मैनेजमेंट को समझ में आ गई कि भैया मेरे हर मेथड के अंदर ट्रांसफर डिपार्टमेंट को दिक्कत है, सप्लाई डिपार्टमेंट को दिक्कत है, प्रॉफिट का इंसेंटिव उसको नहीं मिलता। तो यहां पर इसने क्या बोला? ले मेरे राजा मुन्ना, ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू कर देते हैं कॉस्ट प्लस मार्कअप। कॉस्ट प्लस मार्कअप, कॉस्ट बोले तो फुल कॉस्ट। अब बताओ क्या हुआ? फुल कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब यहां पर क्या हुआ? सप्लाई डिपार्टमेंट तो खुश हो गया, बोला वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवरी होगी, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी भी होगी, और साथ में प्रॉफिट भी ऐड कर सकता हूं। सप्लाई डिपार्टमेंट बड़ा खुश है इसके अंदर। अच्छा, ऊपर के 3 मेथड में कौन दुखी था? सप्लाई डिपार्टमेंट। इस मेथड में कौन दुखी होगा? रिसीविंग डिपार्टमेंट। यहां पर परचेजिंग डिपार्टमेंट कह लीजिए, रिसीविंग डिपार्टमेंट कह लीजिए, वो दुखी होगा। क्यों? वो क्या बोलेगा कि ये तो मार्केट प्राइस ही हो गया ना भाई, टोटल कॉस्ट में आपने प्रॉफिट जोड़ दिया, ये तो मार्केट प्राइस ही हो गया ना। तो जहां से हम चले थे लौट के वहीं तो पहुंच गए, तो मुझे क्या फायदा? मैं फिर इससे क्यों खरीदूं? मार्केट से ना खरीद लूं। मैं क्यों डिपार्टमेंट 1 के मैनेजर को बढ़ाऊं, उसके प्रॉफिट को बढ़ाऊं?
देखो एम्प्लॉइज के अंदर आपस में कंपटीशन होता है और डिपार्टमेंट वाइज कंपनी भी कंपटीशन को प्रमोट करती है। तो डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर कभी यह नहीं चाहेगा कि डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर का प्रॉफिट बढ़ जाए उसकी वजह से, वो नहीं चाहेगा ये बात को। ह्यूमन साइकोलॉजी। तो वो क्या बोलेगा, मैं इंटरनली क्यों खरीदूं, मैं तो मार्केट से खरीदूंगा, मैं तो मार्केट से खरीदूंगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जितने भी मेथड हमने किए सब में क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब एक आखिरी मेथड है नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। यहां पर क्या होता है, जब टॉप मैनेजमेंट को लगा कि मेरे द्वारा बताया गया ट्रांसफर प्राइस को तय करने का कोई भी फॉर्मूला, कभी कोई दुख हो जाता है कभी कोई दुख हो जाता है, तो उसने बोला कि ठीक है भैया मैं अब दूर हो जाता हूं, आप दोनों आपस में बैठो और खुद नेगोशिएट करो कि किस प्राइस पर आप दोनों ट्रांसफर करना चाहोगे, किस प्राइस पर आप दोनों ट्रांसफर करना चाहोगे। तो इसको बोलते हैं नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या लगता है आपको, ये 100% बेस्ट तरीका है? नहीं। 99% बेस्ट तरीका है? नहीं। 90% ठीक तरीका है। 90% केसेस में ऐसा होगा कि दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर आमने सामने बैठकर आपस में प्राइस को नेगोशिएट कर लेंगे और जाकर टॉप मैनेजमेंट को बता लेंगे कि हम दोनों ने मिलकर ये प्राइस तय किया है, इस पर मैं भी खुश हूं और सामने वाला भी खुश है। ऐसा हो सकता है 90% केसेस के अंदर। तो ये सारे मेथड्स हमने पढ़े। सभी मेथड्स को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई कि ट्रांसफर प्राइस गलत तय कर दिया तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट का मैनेजर डिमोटिवेट हो जाएगा, और अगर वो डिमोटिवेट हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, प्रॉफिट कम होगा, और किसी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के तरीके खोजने पड़ेंगे। कंपनी का टॉप मैनेजमेंट क्या चाहता है, कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना। कंपनी का प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर कंपनी में जान लगाना चाहता हो, भरपूर प्रॉफिट कमाना चाहता हो। लेकिन जितने भी मेथड अभी तक हमने पढ़े, हर किसी मेथड में कुछ ना कुछ कमी है। कभी कोई खुश हो जाता है, कभी कोई खुश हो जाता है, बट दोनों खुश नहीं हो पा रहे। तो आखिरी में टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, आप दोनों आपस में बैठो और खुद ट्रांसफर प्राइस तय कर लो। अब हुआ क्या कि जिस टॉप मैनेजमेंट की होल्डिंग, जिस टॉप मैनेजमेंट का हक दोनों मैनेजर के ऊपर है, उसने अब की बार बोला मेरे बस की बात नहीं, मैं कोई भी मेथड बताता हूं किसी एक को तकलीफ हो ही जाती है, तो अब मैं मेथड बताऊंगा ही नहीं। आप दोनों आपस में बैठो और अपने आप नेगोशिएट करो किस प्राइस पर आपको इंटरनली ट्रांसफर करना है। तो क्या अब 100% समस्या का समाधान हो जाएगा? अभी भी नहीं। 90% केसेस में ऐसा होगा कि दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आपस में आमने सामने बैठकर एक प्राइस पर एग्री हो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है 10% केसेस में कि आपस में बैठकर भी वो नेगोशिएट ना कर पाए। उसका रीजन क्या है? मैनेजर्स की अपनी कैपेबिलिटी। कुछ लोग डोमिनेटिंग होते हैं और कुछ लोग डोमिनेट हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरे को दबा लेते हैं और कुछ लोग दब जाते हैं। तो दोनों डिपार्टमेंट अगर दूसरों को दबाने वाले हुए तो सामने वाले की बात पर एग्री नहीं करेंगे। ईगो प्रॉब्लम, सामने वाले की बात पर एग्री नहीं करेंगे। और अगर दोनों डिपार्टमेंट के अंदर एक भी डिपार्टमेंट का मैनेजर डोमिनेट हो जाता हो तो वो बेचारा क्या करेगा, इसकी बात मान लेगा। अब इसकी बात मान लेगा तो बात तो वही हुई, जबरदस्ती बात को मान लिया। अब जबरदस्ती जब बात को मानेगा तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब तक ये दिली तौर पर इस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहेगा तब तक कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। अगर टॉप मैनेजमेंट यानी कि अगर उस कंपनी के दादाजी भी इन दोनों के बीच में आके सलाह मशवरा करने की कोशिश करें, तो अगर दोनों खुश नहीं है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। यानी कि नेगोशिएशन करने के बाद भी हो सकता है कि कोई एक डिपार्टमेंट का मैनेजर खुश ना हो। तो सवाल यह होता है कि किस प्रकार से दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर खुश हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। ये एक वो तरीका है जिसकी मदद से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम। और इस तरीके को मैं नाम देता हूं प्रैक्टिकल मेथड। क्या नाम देता हूं? प्रैक्टिकल मेथड। अभी क्या हो रहा था, दोनों डिपार्टमेंट अपनी बांसुरी बजा रहे थे और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट अपने डिसीजन को उन पे थोप रहा था। जब टॉप मैनेजमेंट थक गया, बोले मैं कोई भी प्राइस दूं, दोनों ही दुखी जाते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि आपस में आप नेगोशिएट कर लो। जब आपस में नेगोशिएट करने के लिए बोला तो 90% केसेस में ऐसा हुआ कि दोनों लोगों ने प्यार से नेगोशिएट किया, बट 10% केसेस में ऐसा हो सकता है कि नेगोशिएट करने के बाद भी
कोई एक डिपार्टमेंट का मैनेजर खुश ना हो, दिल से वो उस ट्रांसफर प्राइस को अपना ना पाए, तो इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल मेथड, और ये है परफेक्ट मेथड जिसकी मदद से दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स खुश हो जाएंगे और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहां पर दो वर्ड हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस। दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। तो पहले हम समझेंगे गोल कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग और उसके बाद बात करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग की। और यहां पर हम एक ऐसी रेंज की बात करेंगे, एक ऐसी रेंज की बात करेंगे जहां पर दोनों को फायदा हो। अगर दोनों को फायदा होगा तो दोनों खुश होंगे और अच्छे से ट्रांसफर करेंगे बिना किसी टेंशन के। सबसे पहले बात करते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस की। तो लिखिए गोल कॉन्ग्रुएंस। बहुत ध्यान से समझना गोल कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। देखो थ्योरेटिकली तो आप पढ़ ही लोगे, प्रैक्टिकली क्या मतलब है वो समझाऊंगा मैं आपको यहां पर, और आपको खुद महसूस होगा कि हां जी बात में दम है। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ अगर कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पर भी ध्यान देता है तो इसका मतलब है वो गोल कॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है, इसको मानता है। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब है दो गोल्स का आपस में जोड़ लेना, दो गोल्स को आपस में जोड़ लेना। एक है डिपार्टमेंट का गोल और एक है कंपनी का गोल। तो अगर इन दोनों गोल्स को जोड़ लिया जाए तो उसको बोलेंगे गोल कॉन्ग्रुएंस। यानी कि डिपार्टमेंट के मैनेजर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पर ध्यान दें तो मजा आ जाएगा। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे कि अगर इग्नोर करेगा गोल कॉन्ग्रुएंस को तो कैसे डिसीजन लेगा, और अगर गोल कॉन्ग्रुएंस को एक्सेप्ट करेगा तो कैसे डिसीजन लेगा। मान लीजिए एक है परचेजिंग डिपार्टमेंट। कौन है? परचेजिंग डिपार्टमेंट। ₹10 कॉस्ट पर मार्केट से कुछ खरीदता है, ये रॉ मटेरियल, उसमें ₹2 और खर्च करके एक्स्ट्रा कॉस्ट ₹10, इसे 11 कर लेते हैं। ₹11 की कॉस्ट पर मार्केट से खरीदता है रॉ मटेरियल, उस पर ₹2 खर्च करता है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है, तो 11 + ₹2 लग गए 13, और ₹2 का प्रॉफिट कमाकर मार्केट में बेच देता है। तो ₹15 क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, इसमें क्या करा उसने? वो मार्केट से परचेज कर रहा है। कहां से? मार्केट से। परचेज फ्रॉम मार्केट, यानी कि रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद कर बेचा। ₹11 खरीदा, ₹2 और खर्चा किया, 13 कॉस्ट हो गई, ₹2 का प्रॉफिट जोड़ा, 15 का मार्केट में बेच दिया। अच्छा जी, परचेजिंग डिपार्टमेंट को मालूम पड़ा कि जो मटेरियल ये मार्केट से खरीदता है वही सेम मटेरियल एक इंटरनल डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेलर डिपार्टमेंट, सेलर डिपार्टमेंट बनाता है। यानी कि जो मटेरियल ये मार्केट से खरीदता है उसको इंटरनली एक डिपार्टमेंट बनाता है, और मान लीजिए उसको बनाने में सप्लाई डिपार्टमेंट को ₹10 का खर्चा आता है। कितने रुपए का? ₹10 का। और पता लगे ₹10 खर्चा आता है। अच्छा, जब परचेज डिपार्टमेंट ने सेलर डिपार्टमेंट से पूछा कि भैया आप मुझे कितने का दोगे, तो सेलर डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई साहब ₹2 का प्रॉफिट कमाकर मैं आपको ₹12 का दूंगा, मैं आपको ₹12 का दूंगा। ध्यान देना जरा, मैंने यहां पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखा, मैंने यहां पे लिखा है ट्रांसफर प्राइस। तो सेलर डिपार्टमेंट ने बोला कि ₹10 खर्चा आता है इसको बनाने में, ₹2 का मुनाफा मैं कमाऊंगा और आपको ₹12 का दूंगा। बात समझ में आ गई? यहां तक आपको ₹12 का दूंगा। अच्छा, सेलर डिपार्टमेंट के पास स्पेयर कैपेसिटी है जिसके अंदर ये परचेजर डिपार्टमेंट के लिए यूनिट्स बनाकर दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ₹2 का प्रॉफिट ये अभी नहीं कमा रहा है, समझो बात को, क्योंकि अभी इंटरनली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ₹2 का ये प्रॉफिट सेलर डिपार्टमेंट अभी नहीं कमा रहा है।
लेकिन उसके पास कैपेसिटी है, अगर वो चाहे तो परचेसिंग डिपार्टमेंट के लिए 10 रुपए की कॉस्ट लगाकर बना सकता है मटेरियल और 2 रुपए का मुनाफा जोड़कर 12 रुपए में इसको बेच सकता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं परचेसिंग डिपार्टमेंट की। बहुत ध्यान से जरा देखो, सिचुएशन 1 है। अगर सिचुएशन नंबर 1, अगर परचेज डिपार्टमेंट इस बात को ध्यान ही ना दे, इस बात की रेस्पेक्ट ही ना करे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो बोले कि भैया मुझे तो अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, मैं गोल कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं करता, कंपनी कितना कमा रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रमोशन तो मेरी प्रॉफिट, मेरे कमाए गए प्रॉफिट के बेस पर होती है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कंपनी कितना कमाती है, मुझे फर्क पड़ता है मेरा डिपार्टमेंट कितना कमाता है। अगर इस मेंटेलिटी का है परचेज डिपार्टमेंट, तो बताओ जरा वो क्या करेगा? 11 रुपए का मार्केट से खरीदेगा या 12 रुपए का इंटरनली खरीदेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 11 रुपए का मार्केट से खरीदेगा या 12 रुपए का इंटरनली खरीदेगा? वो बोलेगा भैया कॉस्ट मुझे कम आती है 11 रुपए में, मैं 12 रुपए का नहीं खरीदूंगा आपसे, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े मुझे से मतलब नहीं, मेरा डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलेगी मेरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के बेस पर। तो वो क्या बोलेगा? भैया मैं तो इंटरनली नहीं खरीदूंगा, मैं तो मार्केट से खरीदूंगा, यानी परचेज फ्रॉम आउटसाइड, परचेज फ्रॉम आउटसाइड। अब भैया 11 का मार्केट से खरीदेगा, 2 रुपए खर्च करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। जरा बताना कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ इस केस में? डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया? 2 रुपए का। क्यों? 11 का मार्केट से खरीदा, 2 रुपए खर्चा किया और 2 रुपए का मुनाफा कमाया, तो डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट। अच्छा, प्लस डिपार्टमेंट 2 ने कितना प्रॉफिट कमाया? डिपार्टमेंट 2 नहीं, सेलर डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया? 0, क्योंकि उसने माल तो अंदर से खरीदा ही नहीं, उसने तो बाहर से माल खरीदा है। इसका मतलब है कि अगर परचेज डिपार्टमेंट इस बात पर ध्यान ही ना दे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो भाई साहब वो बाहर से खरीदेगा और कंपनी का प्रॉफिट होगा 2 रुपए। सिचुएशन नंबर 1, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंट तोड़ू, अपने प्रॉफिट से मतलब है, समझ रहे? अपने प्रॉफिट से मतलब है। दूसरा है एक्सेप्ट, गोल कॉन्ग्रुएंस। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरा प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज होना ही चाहिए, बट मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरे घर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, मेरी कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो इसने सोचा कि अगर मैं 12 रुपए का इंटरनली खरीद लूं, अगर मैं 12 रुपए का इंटरनली खरीद लूं तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? तो आइए जरा निकालते हैं। अगर ये 12 रुपए का इंटरनली खरीदेगा और 2 रुपए खर्च करेगा मॉडिफिकेशन के, कितने का पड़ गया? 14 रुपए का। मार्केट में कितने का बिक रहा है? मार्केट में तो 15 का ही बिकेगा, तो ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 1 रुपए। यानी कि अगर 12 रुपए का मैं इंटरनली खरीदता हूं तो मैं प्रॉफिट कमाता हूं 1 रुपए। अच्छा, सेलर डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट कमाएगा? सेलर डिपार्टमेंट कमाएगा 2 रुपए। क्यों भैया? 10 रुपए खर्च कर रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के 12 रुपए में बेच रहा है, तो ये कितना कमाएगा? 2 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा, तो जरा मुझे ये बता दो अब कि अगर गोल कॉन्ग्रुएंस को एक्सेप्ट करे तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया? 3 रुपए। यह है कंपनी का प्रॉफिट। अब बताओ, अगर बाहर से खरीदता है, मुझे मतलब नहीं कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो मिनिमाइज हो भाड़ में जाए, डिपार्टमेंट से मुझे मतलब है, तो बाहर से खरीदेगा। अच्छा, अगर ये कैलकुलेशन कर लेगा तो क्या बोलेगा? मैं 12 रुपए में इंटरनली खरीद लूंगा, इंटरनल ट्रांसफर एट ₹12। देख रहे हो, 11 रुपए का बाहर से ना खरीदकर अंदरूनी तौर पर इंटरनली 12 रुपए का खरीद रहा है। क्यों? समझदार है, ये जानता है कि इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, घर का मुनाफा बढ़ेगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, पूरा घर बनाने के बारे में सोच रहा है। तो ये तरीका है जिससे गोल कॉन्ग्रुएंस को एक्सेप्ट करने पे और इग्नोर करने पर इंपैक्ट पड़ता है। तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पर मुझे ये बताओ कि गोल कॉन्ग्रुएंस, इस बात को किसने एक्सेप्ट किया? परचेज डिपार्टमेंट ने। परचेज डिपार्टमेंट ने बड़ी ही समझदारी से सोचा कि अगर बाहर से खरीदूं तो कंपनी का कितना प्रॉफिट और अगर इंटरनली खरीदूं तो कंपनी का कितना प्रॉफिट।
उसे लगा इंटरनली खरीदने पर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा है, भले ही मेरे को प्रॉफिट कम है, उसने तब भी बोला कि मैं अंदर से खरीदूंगा, बाहर से नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, गोल कॉन्ग्रुएंस को एक्सेप्ट करता हूं, कंपनी के प्रॉफिट की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। अच्छा, इस केस में क्या हुआ? समझदार कौन था? परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर। इसे बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस। तो अगर कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर इतना समझदार है, तब तो बात बन गई। सेलर डिपार्टमेंट तो वैसे खुश है, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा ही रहा है, और परचेज डिपार्टमेंट बोलता है मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ गया, मैं इसी में खुश हूं। तो क्या लगता है आपको, जो 90% प्रॉब्लम नेगोशिएशन से पहले खत्म हो गई थी, 10% रिस्क था, वो भी कम हो गया? क्या पूरा 10% रिस्क खत्म हो गया? नहीं, अभी भी पूरा 10% रिस्क खत्म नहीं हुआ। परचेज डिपार्टमेंट समझदार कब तक रहेगा? हो सकता है एक टाइम बाद उसको भी लगे, और हो सकता है किसी कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर इतना समझदारी से निर्णय ना ले, वो भी अपने ही बारे में सोचे। यहां पर हमने कंडीशन चेंज कर दी कि परचेज डिपार्टमेंट कंपनी के बारे में सोच रहा है, तो सेलर डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हो रहा है तो कह रहा है ठीक है सर प्रॉफिट दे दो, ये भी खुश, कंपनी भी खुश, अपने बारे में नहीं सोच रहा वो। इसे बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस को एक्सेप्ट करना, अपने ऑब्जेक्टिव को कंपनी के ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर देना, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर इतना समझदार ना हो, यानी कि 1% रिस्क तो अभी भी रह गया, 1% सिचुएशन अभी भी रह गई जहां पर ट्रांसफर प्राइस को डिसाइड करने में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। तो आज का हो गया है वक्त, और ये बच गया है आपका एक पॉइंट, रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस। यही वो प्रैक्टिकल तरीका है जिसकी मदद से 100% प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को खुश किया जा सकता है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल मेथड। इस मेथड के बारे में अपने अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन बातों को समझना बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर किस प्रकार से सीखी गई हर एक बात का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, और किस प्रकार से एक अच्छा डिसीजन मेकर एक डिसीजन लेता है। एक डिसीजन लेने से काफी सारी चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन अननेसेसरी एक ही व्यक्ति सही डिसीजन ले, ये भी गलत है। तो प्रैक्टिकली किस प्रकार से दोनों डिपार्टमेंट के मैनेजर को खुश रखते हुए हम ट्रांसफर प्राइस को तय करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे हम अपने अगले लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करिए जो SCMPE की थ्योरी से डरते हैं, जिनको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है कि आखिर कॉस्टिंग सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, भविष्य में इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। अरे भविष्य को छोड़ो, इसका बेनिफिट तुम आज से ले सकते हो। तो ये है प्रैक्टिकल तरीका चीजों को समझने का। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।